हमने क्वांटम मेरिट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था इन द लास्ट क्लास। क्वांटम मेरिट जितना काम किया है उतना। ठीक है, अब क्वांटम मेरिट में लास्ट का एक पॉइंट जब मैं समझा रहा था तो वो रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाया था। तो इसको मैं जो लोग ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी उनके लिए 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, क्वांटम मेरिट सर जितना काम किया है उतना पैसा, नंबर वन। नंबर टू कि सर क्वांटम मेरिट किन किन सिचुएशंस में अराइज होता है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड बाय ब्रीच। सर सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो सर जितना मैंने काम किया उतना पैसा तो मुझे मिलना चाहिए। व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, एग्जाम्पल कि सर एक जने को गलत तरीके से एमओए और एओए की पावर्स के बाहर जाके किसी कंपनी ने मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया, जो कि अपॉइंटमेंट गलत था, गलत तरीके से हुआ था। तो सर बाद में पता पड़ा कि हम तो शुरुआत से ही गलत थे। तो सर इस मैनेजिंग डायरेक्टर से 4 महीने काम कराने के बाद बोलते हो कि अरे हम लोग तो आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि आपका अपॉइंटमेंट गलत हुआ। तो सर ये 4 महीने जितना काम किया उतना पैसा तो मांग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन समथिंग डन और थिंग्स सप्लाइड नॉन ग्रेशियसली, जब आपने किसी को कोई चीज नॉन ग्रेशियसली सप्लाई करी है, मतलब कि फ्री फोकट में सप्लाई करने का मूड नहीं है, तो फिर जितना काम हुआ है उस हिसाब से आप पेमेंट मांग सकते हैं। व्हेन समथिंग डन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बट कंसिडरेशन इज नॉट फिक्स्ड, कि कितना कंसिडरेशन मिलेगा वो फिक्स्ड नहीं है, जितना काम किया है उस हिसाब से अपना पेमेंट मांग सकते हैं। जैसे कि सर लोहा जो है वो 70 रुपीज पर केजी के हिसाब से लोहा तैयार करके देता है। तो सर मान लो 500 किलो का काम होगा या 600 किलो का, अभी अपने को पता नहीं लग सकता है। तो जितना काम हुआ है मल्टीप्लाइड बाय 70 रुपीज पर केजी, जितना पेमेंट हो जाएगा। यदि 550 किलो का काम हुआ है तो उतना हो जाएगा, यदि 600 किलो का काम हुआ है तो उतना। ठीक है, नेक्स्ट, when part performance is accepted in case of a divisible contract। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। when part performance is accepted in case of divisible contract, सबसे पहले समझो डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम डिवाइड कर सकें, वो दो एग्जांपल्स दे रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने, मिस्टर एक्स क्या है, एक बिल्डर है, और मिस्टर वाई क्या है, अनदर जिनको बिल्डिंग बनवानी है बिल्डर से। ठीक है, तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में तय होता है कि मैं आपको 5 माले का बिल्डिंग बनाना है, जिसके लिए मैं आपको पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए 1 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 5 माले का बिल्डिंग बनाना है, हर माले के लिए 20,000 रुपए दूंगा। ठीक है, हर माले जैसे जैसा हर माला होगा बन जाएगा उसके लिए मैं 20,000 रुपए का पेमेंट करूंगा। ठीक है, अब यदि एक्स ने, बिल्डर ने 3 माला बिल्डिंग बनाने के बाद में काम छोड़ दिया, तो सर ये जो डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है इसमें क्वांटम मेरिट का रूल लग जाएगा। ये जो इसको हम फर्स्ट वाली सिचुएशन को नॉन डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, क्योंकि यहां पर ये फिक्स नहीं है कि हर माले के लिए कितना पैसा डिविजिबल नहीं है। आप कहोगे कि सर 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कई बार यदि ये 3 माला बना के भाग जाएगा तो सर उन 2 माले के लिए हमको प्रपोर्शनेटली ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। फर्स्ट सिचुएशन को नॉन डिविजिबल माना गया है और सेकंड सिचुएशन को डिविजिबल माना गया है। तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है वहां पर, अब देखो यदि यदि कोई दूसरे तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता कि एक्स वाई को 1000 पेयर ऑफ शूज सप्लाई करेगा और वाई जो है वो उसके लिए पेमेंट करेगा। ठीक है, यदि एक्स 700 शूज लेके आता है तो कॉन्ट्रैक्ट वाई के ऑप्शन पे वॉइडेबल है, वो चाहे तो आगे बढ़ जाए चाहे तो रिसेंड कर दे। लेकिन यहाँ जो बिल्डिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ऐसा कर सकते हैं कि 3 माले बनाने के बाद में बिल्डर ने बोल दिया नहीं मैं आगे नहीं बना पाऊंगा, तो क्या ऐसा होगा क्या कि पुराने 3 माले वापस तोड़ के ले जाओ, हमें तुम्हारी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं है,
और हम तो शुरुआत से बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, हो ही नहीं सकता बिल्डिंग के केस में कि अपना पुराना काम वापस ले लो, हमको एक्सेप्ट ही नहीं है, आपको उसी से आगे जबरदस्ती एक्सेप्ट करके कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो सर यहां पर जहां पर 5 माले के लिए 1 लाख रुपए का पेमेंट टोटल बोला गया है, वहां पर इसको डिविजिबल नहीं माना गया है और क्वांटम मेरिट का रूल अप्लाई नहीं होगा कि जितना काम किया उतना पैसा क्वांटम मेरिट के हिसाब से। ठीक है। जबकि यहां पर जहां पर आपने 5 माले की बिल्डिंग और हर माले के लिए 20,000 रुपए देना तय किया है, वहां पर 20,000 रुपए मतलब ये क्वांटम मेरिट का रूल अप्लाई होगा। सर 3 माला बनाया है तो 3 माले के हिसाब से आप क्वांटम मेरिट का रूल आप डिमांड करो। ठीक है, मिस्टर एक्स डिमांड कर सकते हैं। मिस्टर वाई जो है वो बाकी का जो भी एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, देखो देना तो 40,000 था, 20 + 20,000 और कोई और बनाता उसको, तो यदि मिस्टर एक्स ही बना दे तो 40,000, लेकिन अब कोई और ने अधूरे काम में हाथ डालने के लिए 50,000 मांग लिए कि दूसरे बिल्डर ने कि मैं ये 2 माला आपको 50,000 में बना के दूंगा। तो सर इनको जो 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है एक्स्ट्रा, वो इधर से एडजस्ट करके बाकी का क्वांटम मेरिट का पेमेंट कर सकते हैं। ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। तो सर जहां पर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल होता है वहां क्वांटम मेरिट का रूल लगाया जा सकता है, और जहां पर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं होता है वहां क्वांटम मेरिट का रूल नहीं लगाना है। ये इतनी सी बात समझनी है। दूसरी बात कि सर इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्वांटम मेरिट कौन डिमांड कर सकता है, कि सर वो पार्टी जो डिफॉल्ट में नहीं है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत कुछ ऐसे कम केसेस हैं जिनमें क्वांटम मेरिट वो पार्टी डिमांड कर सकती है जो डिफॉल्ट में है। अदरवाइज बेसिक रूल क्या है कि सर क्वांटम मेरिट से पेमेंट कौन डिमांड कर सकता है, कि सर वो पार्टी जो खुद डिफॉल्ट में नहीं है। जैसे कि सर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को बोला कि मैं आप पे, मतलब इन दोनों में डिसाइड हुआ मैं आपके ऊपर 5 सीरीज का एक आर्टिकल लिखती हूँ, मैगजीन में छपेगा, ये मैगजीन वाला है और ये राइटर है। ठीक है, 5 सीरीज का एक आर्टिकल लिखूंगा, हर हफ्ते की मैगजीन में छापना, वीकली मैगजीन है। 3 जो है सीरीज छपने के बाद में वो मैगजीन ही बंद हो गई, मैगजीन खत्म हो गई। तो अब सर यहाँ पर एक्स की कोई फॉल्ट तो है नहीं, तो ही कैन डिमांड द पेमेंट फॉर 3 नाइट्स, 3 आर्टिकल्स विच ही हैज रिटन एंड विच वर पब्लिश। ठीक है, तो यहाँ एक्स की कोई गलती नहीं, पार्टी इज नॉट इन डिफॉल्ट, कैन डिमांड। ठीक है, इसी तरीके से ये देखो 2 पार्टीज हैं, एक डिस्को जॉकी है, ठीक है, और एक नाइट क्लब है। तो डिस्को जॉकी ने डिमांड, मतलब डिस्को जॉकी को अपॉइंट किया गया था कि आपको रोज रात को आके परफॉर्म करना है अगले 7 डेज तक। ठीक है, और आपको हर डे के लिए 1,000 रुपीज दिया जाएगा। ठीक है, डिस्को जॉकी 3 दिन तक तो गया। ठीक है, उसके बाद में यदि नाइट क्लब वाले ने मना कर दिया कि नहीं अब फर्दर नहीं आना है, तो डिस्को जॉकी 3 दिन का पेमेंट मांग सकता है। देखो बहुत अलग अलग सिचुएशंस बता रहा हूं इसमें। यदि नाइट क्लब वाले ने मना कर दिया, इसने ब्रीच कर दिया, तो डिस्को जॉकी अपना 3 दिन का पेमेंट मांग सकता है एज पर क्वांटम मेरिट। मैंने 3 दिन काम किया है, 3 दिन का पैसा दो। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन, सर डिस्को जॉकी खुद नहीं गया, एब्सेंट हो गया। अब वो चौथे दिन वापस पहुंच रहा है, 5वें दिन, चौथे दिन नहीं गया, 5वें दिन वापस पहुंच रहा है कि चलो परफॉर्म कर देता हूं। ठीक है, पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द नाइट क्लब। नाइट क्लब चाहे तो उस डिस्को जॉकी को परफॉर्म करने के लिए वापस रख सकता है, चाहे तो रिसेंड कर सकता है कि नहीं भाई तू चौथे दिन बिना बताए एब्सेंट हो गया, ठीक है, इसलिए अभी परफॉर्मेंस हमको तुम्हारी फर्दर नहीं चाहिए। लेकिन एक बार यदि उसको अलाउ कर दिया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक बार यदि उसको परफॉर्मेंस देना अलाउ कर दिया, तो अब घूम के वापस बाद में इधर नहीं जा सकते कि उस दिन तूने परफॉर्मेंस के लिए एब्सेंट हो गया था इसलिए अब तेरे को निकालना है, नहीं। एक बार आगे बढ़ गए तो फिर बाद में उस पॉइंट पे रिसेंड नहीं कर सकते हो। तीसरा सिचुएशन, अभी तक जो पढ़ा है उस बेसिस पे बता रहा हूं। मान लो डिस्को जॉकी की तबीयत ही खराब हो गई, तो वो क्या डिस्को जॉकी बनेगा, ना क्या गाना चलाएगा। यदि डिस्को जॉकी वो कहते हैं ना इतना बीमार पड़ गया कि वो परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकता, तो यहां पर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा ड्यू टू इलनेस, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ड्यू टू इलनेस।
अब वो ऐसा बीमार पड़ा 3-4 दिन नहीं दे सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये एक ही सिचुएशन में अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन मोल्ड करके पूछ सकते हैं। 3 दिन बाद ये खुद गायब हो गया, तो क्या खुद गायब हो गया तो सर नहीं मांग सकता क्वांटम मेरिट के हिसाब से। लेकिन 3 दिन बाद इसने निकाल दिया तो सर ये डेफिनेटली डिस्को जॉकी जो है वो इससे क्वांटम मेरिट के हिसाब से पैसा वसूल सकता है। ठीक है, डिस्को जॉकी बीमार पड़ गया इस वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है यहाँ पर, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, घबराना मत, वापस सोचना समझना क्या समझाया मैंने आपको। तो व्हेन पार्ट परफॉर्मेंस इज एक्सेप्टेड इन केस ऑफ अ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, अब यदि आप पार्ट परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उस पार्ट परफॉर्मेंस के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कैसे कि सर 1000 पेयर ऑफ शूज लाके देने की बात थी, लाके दिया उस दिन 700 ही, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ वाई। ये चाहे तो 700 पेयर्स एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो रिजेक्ट कर दे कि नहीं मुझे पूरे 1000 पेयर्स चाहिए। लेकिन यदि ये 700 एक्सेप्ट करता है, पार्ट परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करता है इन केस ऑफ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर अब इस 700 के लिए क्वांटम मेरिट का रूल लगेगा कि ये पेमेंट करेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। फिफ्थ पॉइंट, जहां कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है और आपने पार्ट परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट किया है वहां पर क्वांटम मेरिट का रूल लगेगा। समझ में आया सभी जन को? इजी है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए, तो इसी के साथ में हमने रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 3 या 4 चीजें कर ली हैं। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो सामने वाली पार्टी के पास में क्या क्या रेमेडीज हैं, कि सर रिसेशन है, डैमेजेस वसूलना है, ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, विंडिक्टिव डैमेजेस वगैरह वगैरह, नॉमिनल डैमेज, देन सूट फॉर क्वांटम मेरिट। 3 चीज ये कर लिए। शेरिन जॉन बोल क्या हुआ? सर आपने बोला कि अगर डिस्को जॉकी खुद ही भाग गया, डिसअपियर हो गया, तो फिर क्वांटम मेरिट नहीं अप्लाई होगा ना? क्वांटम मेरिट का रूल क्यों वो नहीं मांग पाएगा? क्योंकि क्वांटम मेरिट का फायदा कौन मांग सकता है? जो खुद गलती पे ना हो, जिसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं किया हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में बताया था मैंने तेरे को। तो वो डिस्को जॉकी फिर अपना, अगर उसने कुछ परफॉर्म किया फिर उसके बाद गायब हो गया, तो उतना टाइम का नहीं ले सकता वो? देख, यदि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होगी चौथे दिन, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो 3 रातों का वो डिमांड भी करे। बाकी के केसेस में क्या होगा, जहां पर सर नाइट क्लब ने ही मना कर दिया कि नो मुझे नहीं परफॉर्म कराना, तो सर मैंने 3 दिन परफॉर्म किया है, कृपया उसके पैसे दे दीजिए, वो क्वांटम मेरिट का रूल अप्लाई कर सकता है। लेकिन डिस्को जॉकी खुद भाग गया, ठीक है, नाइट क्लब वाला चौथी रात के लिए अपने डैमेजेस जरूर डिमांड कर लेगा उससे कि तेरे पीछे मैंने टिकट्स बेचे थे, वो उनको मेरे को पैसा वापस करना पड़ गया, वो एडजस्ट करके तू 3 रात का ले ले। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर वो गलती पे है ना, इसलिए वो क्वांटम मेरिट यदि जबरदस्ती अप्लाई करना भी चाहेगा, सामने वाले के पास में भी कहने की बातें पूरी हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जनरली क्वांटम मेरिट के हिसाब से उसी को डिमांड करना चाहिए जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं किया हो। ये लाइन पकड़ के चल श्रीन, समझ में आया? ठीक है, जो गलती पे तू खुद तोड़ रही है कॉन्ट्रैक्ट, चौथे दिन से आ नहीं रही है, तो तू बोले जबरदस्ती कर सकती है क्या पहले 3 दिन का भी दो? नहीं कर सकती ना, वो सामने वाला, मतलब इट्स नॉट, इट डजेंट साउंड लॉजिकल। आप खुद ही तोड़ रहे हो और कह रहे हो 3 दिन का पेमेंट करो। सर वो सामने वाला आपको चौथे दिन परफॉर्म नहीं करने दे रहा है या करने से मना कर रहा है, या उसका खुद का नाइट क्लब ही बंद हो गया, तो तू 3 दिन जब जब तूने परफॉर्म किया है तो उसके लिए मांग सकती है, 3 दिन परफॉर्म किया है ना, दो मेरे को। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, विच इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। समझो, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस समझने के लिए पहले एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। देखो, मिस्टर एक्स ने, या फिर ऐसा करते हैं अपन, कहां पर है पुलकित, कहाँ है? वानवी जैन, मंशा, कनक, देव, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। ईशा शेट्टी, दिया शेट्टी, हाँ
वीडियो ऑन करो, एक एक को अलग से बोलूं क्या? सर मेरा वीडियो ऑन है। तेरा वीडियो ऑन है? मुझे तो नहीं, हाँ अभी दिख रहा है, चलो आ जाओ। ऑन करने के बाद बोलती है मेरा वीडियो ऑन है, आप गलत हो सर। कुछ भी हो, गलत तो आप ही हो। ठीक है। पहले से ऑन था। ओ माय गॉड। चलो देखो, अभी क्या है, एक दिन ईशा शेट्टी ने अपनी सिस्टर दिया शेट्टी के साथ में, शेट्टी शेट्टी, ठीक है, दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। क्या? ईशा शेट्टी दिया को 500 किलो चावल सप्लाई करेगी, बासमती A1 क्वालिटी जो भी है, ठीक है, बासमती का 500 किलो चावल सप्लाई करेगी एट द रेट ₹100 पर केजी। ठीक है। ओके सर। और जिस दिन पेमेंट होगा ये पे कर देगी। तो अभी क्या हुआ, उसने सप्लाई नहीं किया, ईशा ने दिया को ये 500 किलो चावल सप्लाई नहीं किया। दिया ने वही चीज मार्केट से 110 रुपए किलो में खरीद ली। ठीक है, कितना लॉस हुआ कि सर 500 इंटू 10 रुपए प्रति किलो का नुकसान के हिसाब से 5,000 रुपए का डैमेजेस हो गया। ऑर्डिनरी डैमेज बोलेंगे अपन इसको। ठीक है। तो ये डैमेज ये किससे वसूल सकती है कि सर ये डैमेज ये दिया जो है वो ईशा से वसूल सकती है, क्योंकि इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो सर डैमेजेस हुआ है उसके कारण, तो वो वसूल सकती है। कहीं भी इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस एग्जाम्पल में क्या मैंने ऐसा बोला कि नहीं दिया शेट्टी कोर्ट में जाएगी और बोलेगी नहीं मुझे तो ईशा शेट्टी से ही ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाना है, वो ही मुझे चावल सप्लाई करेगी? ऐसा कहीं नहीं बोला ना अपन ने। क्योंकि मार्केट में इस चीज का, यदि ईशा शेट्टी नहीं दे रही है तो मार्केट में इस चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, वो जाकर वहां से खरीद लेगी। अपने को तो अपना काम पूरा करना है। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, चलो कोई बात नहीं, उसके कारण मुझे डैमेजेस, उसके कारण मेरे को डैमेज हुआ, डैमेज में तुझसे वसूल लूंगा, ये मेरी रेमेडी है, बात खत्म। तो मार्केट में कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो आप मार्केट से जाके उसका सब्स्टिट्यूट ला सकते हैं, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखो, जहां पर देव की क्या है, देव ने धीमे धीमे करके 20 कार्स का एक फ्लीट अपने यहाँ पर तैयार कर लिया है। जो कोई भी बोलता है उसको किराए पे इंटरसिटी जाने के लिए, एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए ये कार अवेलेबल करवा देता है। ठीक है सर। अभी क्या हुआ कि एक दिन देव और देव के साथ में शिरिन, शिरीन ने बोला मेरे को मुंबई से आई वॉन्ट टू गो टू पुणे, मुंबई से पुणे जाने के लिए मेरे को कार चाहिए, इतनी तारीख को इतनी बजे सवेरे 9 बजे कार मेरी गेट पे खड़ी होनी चाहिए। ठीक है। कि रेंट कितना, कि जाके आने का 5,000 रुपया लूंगा। ठीक है, ओके डन। लेकिन देव भाई साहब ने उस दिन कार ही नहीं भेजी। तो शिरीन क्या करेगी, मार्केट से दूसरी कार को हायर किया 5,500 रुपये में और जाके आ गई। तो सर कितना नुकसान हुआ देव की ब्रीच के कारण, कि सर 500 रुपये का नुकसान हुआ। तो सर ये उससे वसूल लेगी। यानी ये जरूरी नहीं है कि देव से परफॉर्म कराया ही जाए कि नहीं जबरदस्ती तू ही कार भेज। मार्केट में गई, ऑल्टरनेटिव उठाया, ऑल्टरनेट उठाने के बाद में क्या किया, सर जो भी तेरे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के कारण मुझे डैमेज हुआ वो मैं तेरे से वसूल लेगा। ठीक है, ये तो हो गया जहां हम उसी पार्टी से परफॉर्म करने की बजाय मार्केट में सब्सटीट्यूट या दूसरी चीजें अवेलेबल हैं हम उनसे काम चला लेंगे। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और मिस्टर एक्स उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हम कोर्ट में जाते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर एक्स को बोलिए अपना कॉन्ट्रैक्ट में जो उनका ऑब्लिगेशन है उसे परफॉर्म करें। यानी कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि सर मिस्टर एक्स ने अपना वादा नहीं किया, मैं कोर्ट में इसलिए आया हूं ताकि आप मिस्टर एक्स को डायरेक्ट करें कि अपने वादे को पूरा करें। यानी हम वो ऑब्लिगेशन किन से पूरे करवा रहे हैं, मिस्टर एक्स से ही पूरे करवाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये जो दो एग्जाम्पल बताए थे मैंने आपको, इसमें मार्केट में सब्स्टिट्यूट था, तो हमने मार्केट से काम पूरा कर लिया, कोई मिस्टर एक्स या से ही काम कराना जरूरी थोड़ी था। लेकिन कई जगह जहां सब्स्टिट्यूट नहीं अवेलेबल होता है, वहां पर उस पार्टी को बोला जाता है कि तुमको ही काम करना है, कोर्ट से ऑर्डर लेके आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को
अकबर के जमाने की एक पेंटिंग देने का वादा किया था 1 करोड़ रुपए में। अकबर के जमाने की एक पेंटिंग देने का, पोर्ट्रेट देने का वादा किया था। वो पोर्ट्रेट मिस्टर वाई के, जो ही वॉज अ कलेक्टर, उसके कलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। ठीक है। अब निश्चित तारीख पे मिस्टर एक्स ने वो काम करने से मना कर दिया, अकबर की पेंटिंग देने से मना कर दिया। ठीक है। तो अब अकबर की पेंटिंग कोई मार्केट में, ऐसा होता है क्या कि एक किराने की दुकान पे नहीं मिली तो दूसरे से जाके खरीद के ले आओगे? इज इट पॉसिबल? इज इट हैविंग सब्सटीट्यूट इन द मार्केट? नो। दाल चावल का सब्सटीट्यूट होता है, गाड़ी नहीं मिल रही है तो दूसरी सब्सटीट्यूट होती है, ईशा शेट्टी। लेकिन यहाँ पर इज इट पॉसिबल कि आपको अकबर के जमाने की पेंटिंग नहीं मिली तो आप दूसरी जगह से जाके खरीद के ले आओगे? नो। ये कोई इतना इजी काम नहीं है। तो मिस्टर वाई मिस्टर एक्स पे कैसा केस लगाएंगे? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, that specifically direct this court must specifically direct this party to perform his obligations under the contract, that is the suit for specific performance। क्योंकि यहाँ कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। बात समझ में आई? बोलिए हाँ या ना। जनरल जिसमें तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा लेकिन मार्केट से मुझे सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, मैं कोई सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं लगाऊंगा, मैं तो डैमेजेस क्लेम कर लूंगा अपने। लेकिन जहां पर कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जहां पर सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? वहां पर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लगाते हैं, बोलते हैं कि भैया उसको बोलिए पूरा करे। ठीक है। देव, तेरे को समझ आ रहा है? देव, यस सर, यस सर। ईशा बांगड़, यस सर। वीडियो क्यों ऑफ है? ठीक है। चलिए, तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किन किन जगहों पे लगाया जा सकता है और किन किन जगहों पे नहीं लगाया जा सकता है, ये है सीखने वाली बात। क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है वो हमने सीख लिया, किन किन जगहों पे लगाया जा सकता है, किन किन जगहों पे नहीं लगाया जा सकता है, ये समझना है हमको। आइए पढ़ना चालू करते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है। देव, पढ़ना चालू कर। देव, सर मेरे को आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ अभी दिखी। एग्जेम्पलरी और प्योर। सर मेरे को आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, ब्लैक दिख रही है। तुझे मेरी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है? वापस शेयर करूं क्या? हाँ। हाँ एक बार वापस। अभी क्या दिख रहा है? अभी लोडिंग पे अटका हुआ है सर। हाँ अब दिख रहा है। हम्म। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। Specific performance means performance of contract as per the terms of the contract. The court may be an order to order. The court may be an order direct the party at default to perform the contract as per the terms of contract. देखो, Generally, court may enforce. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मींस परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स थी उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाए। द कोर्ट में बाय एन ऑर्डर डायरेक्ट द पार्टी एट डिफॉल्ट। जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो कोर्ट उसे डायरेक्ट कर सकती है टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द कोर्ट में डायरेक्ट, देखो दो दो वर्ड्स हैं, मतलब एक वर्ड है मे, इट मे और इट शैल। शैल का मतलब तो होता है कि करेगी ही करेगी। द कोर्ट शैल डायरेक्ट, मतलब यहां पर 100% गारंटी द कोर्ट शैल डायरेक्ट में। और दूसरा वर्ड क्या है? द कोर्ट में डायरेक्ट। द कोर्ट में डायरेक्ट का क्या मतलब है कि सर कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है यदि उसको सही लगे तो। यानी कि आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को अपने हक की तरह नहीं मांग सकते हो। यदि कोर्ट को लगेगा कि हाँ इन इन केसेस में, इस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस बनता है, तो इट मे डायरेक्ट। ठीक है। मे वर्ड का मतलब समझ में आ गया कि सर कोर्ट में डायरेक्ट, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इसे हक जैसे मांग ले में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को। सो द कोर्ट में बाय एन ऑर्डर डायरेक्ट दैट द पार्टी एट डिफॉल्ट, जो जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, अकबर की जमाने की पेंटिंग नहीं दी है, टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो सर
काम हम आपसे ही कराएंगे. दिस इज व्हाट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. नाउ generally the court may enforce specific performance in the following cases. इन cases में court generally specific performance का order दे देता है. कब? Actual damages arising from breach are not measurable. कि सर एक्चुअल कितना डैमेज हुआ ये ब्रीच से पता लग ही नहीं सकता है. अकबर की जमाने की पेंटिंग 1 करोड़ रुपए में खरीदने की बात की, अभी कोई मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट तो अवेलेबल नहीं है कि 1 की 1.25 करोड़ में मिल जाएगी या 1.5 करोड़ में मिल जाएगी जो पता करके तुमको बाकी का अमाउंट दिला दे. ऐसा रोज रोज होता नहीं है ना, ये मेजर कर सकते हो. तो जब एक्चुअल अमाउंट ऑफ डैमेज मेजर नहीं किया जा सकता तब कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे सकती है. सेकेंड, द मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी. जहां पर पैसा मिलना एक एडिक्वेट रेमेडी नहीं है डैमेज के तौर पे. सर उसका कलेक्शन खराब हो जाता यदि वो अकबर के जमाने की पेंटिंग नहीं मिलती तो जहां पर मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी वहां पर डैमेजेस में क्या होता है, मॉनेटरी कंपनसेशन ले लेते हैं और हमको रेमेडी हो जाती है, कोई लॉस जो हमारा होता है वो हम वसूल लेते हैं. जबकि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, इट कैन नॉट बी एन एडिक्वेट रेमेडी, कलेक्शन खराब हो गया. ठीक है, सो मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, वहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोर्ट ऑर्डर दे सकती है. और जब डैमेजेस मेजर नहीं हो सकते कि इस कॉन्ट्रैक्ट को टूटने पे कितने डैमेजेस होंगे ये आप कई सिचुएशन में मेजर कर ही नहीं सकते हो, इमेजरेबल होता है, वहां पर भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दिया जा सकता है. अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे कि सर कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ नहीं किया जा पाएगा. व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस इज नॉट अलाउड. ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है. व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस इज नॉट अलाउड. पढ़ भाई पहला देव. कनक when specific performances are not allowed, when damages are adequate remedy, when the performance एक एक पढ़ के स्टॉप लगा ले. सर जहां पर डैमेजेस बहुत अच्छी रेमेडी है वहां कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस नहीं लगेगा. जब डैमेजेस एडिक्वेट रेमेडी है तो कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस कोर्ट अलाउ नहीं करेगा. सेकंड पॉइंट पढ़. देव आज वापस क्या हो रही है, इतनी देर क्यों लग रही है? अरे सर ये स्क्रीन ब्लैक हो रहा है बार बार. अच्छा कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं. कनक तू पढ़ सेकंड पॉइंट. Where the performance of contract involves numerous or minute details and therefore it is not possible for the court to supervise the performance of the contract. Example in case of contract for construction of building. जहां पर कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके का है कि उसकी परफॉर्मेंस में बहुत सारी माइन्यूट छोटी छोटी और बहुत सारी संख्या में छोटी छोटी डिटेल्स और माइन्यूट डिटेल्स हैं और उनको सुपरवाइज करना कोर्ट के लिए पॉसिबल नहीं है तो फिर कोर्ट कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर पास नहीं करेगा. जैसे कि मान लो एक बिल्डर और एक मिस्टर एक्स के बीच में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने का तय हुआ. उसमें ये था कि सर कम से कम इतने किलो लोहा लगेगा, जो लोहे के रॉड्स हैं वो इतने mm मोटाई के होने चाहिए, उसमें इतनी जो सीमेंट मिक्स कंक्रीट है उसमें 6 तगारी तो मिट्टी की डलेगी और 2 तगारी सीमेंट डलेगी. तगारी मीन्स बकेट सीमेंट डलेगी. ठीक है, क्या कोर्ट का रोज यही काम है कि जब तक ये 6 और ये 2 का मिक्सचर देखते रहे जब तक अगले 2 साल तक बिल्डिंग नहीं बने? क्या कोर्ट इस चीज को सुपरवाइज कर सकता है जहां पर न्यूमरस डिटेल्स हैं कि सर ऊपर ये वाली ईंट लगेगी, ऐसी डिजाइन होगी? क्या कोर्ट इतना वेला है, इतना मतलब काम नहीं है क्या उसके पास में कि परफॉर्मेंस में ये मॉनिटर कर सकता है? हाँ सही में ये परफॉर्मेंस में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज ध्यान रख रही है नहीं, ये वाले आयरन बार्स लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं. ठीक है, तो जब कोर्ट इतनी माइन्यूट डिटेल्स हैं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट में, जिनमें कोर्ट ने मिस्टर एक्स को परफॉर्म करने का बोल भी दिया लेकिन वो उसकी मॉनिटरिंग कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर वहां पर कोर्ट क्या है, कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं देगी. ठीक है, सो वेयर द damages are adequate remedy, no specific performance. Where performance involves
न्यूमरस एंड माइन्यूट डिटेल्स जो कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता, तो वो कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं देगा। कनक थर्ड। When performance of contract depends upon personal qualities of parties, contract of singing, dancing, teaching, etc. देखो जहां पर भी, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जहां पर भी पर्सनल स्किल्स का कॉन्ट्रैक्ट है या पर्सनल नेचर वाला कॉन्ट्रैक्ट है, पर्सनल स्किल्स जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग। अब किसी पेंटर ने तुम्हारे साथ में कोई एक पेंटिंग बनाने का वादा किया था, तुम्हारा पोर्ट्रेट बनाने का वादा किया था, पेंटर को नहीं बनानी है, ठीक है, तुम जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस ठोकते हो कि नहीं मुझे तो इसी से अपनी पेंटिंग बनवानी है। तुम उसकी इच्छा के बिना उससे वो उसका पर्सनल आर्ट नहीं करवा सकते हो, ठीक है। वो गधे को घोड़े को गधा पेंट कर देगा, वो तुम्हारी गंदी सी पोर्ट्रेट बना देगा, फिर कह देगा मैंने तो परफॉर्म कर दिया। सिंगर को जबरदस्ती गाना गाने का बोलोगे, वो सारे सुर और ताल बिगाड़ के गाना गाएगा। डांसर से आप जबरदस्ती डांसिंग नहीं करवा सकते, उसकी इच्छा होगी तो ही करेगा। जबरदस्ती स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाओगे उससे तो वो गलत परफॉर्मेंस करेगा जिसपे किसी का कोई कंट्रोल हो नहीं सकता। सो इन कॉन्ट्रैक्ट्स विच इन्वॉल्व्स पर्सनल स्किल्स, इसने पेंटर ने कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में पेंटिंग नहीं बनाई, सर इस पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस नहीं लगाया जा सकता। दूसरी रेमेडीज हैं वो देख लो आप, रेमेडीज फॉर रिसेशन आप भी रिसेंड कर दो, रेमेडीज फॉर ब्रीच जो भी दूसरी हैं वो कर लो, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस नहीं लगाया जा सकता। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट विच आर ऑफ पर्सनल नेचर, बॉय ने गर्ल के साथ में मैरिज करने का वादा किया, दोनों ने आपस में एक दूसरे से शादी करने का वादा किया, कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट विच इज ऑफ पर्सनल नेचर। बाद में बॉय ने मना कर दिया कि नहीं मैं तो शादी नहीं करूंगा, ये गई कोर्ट में, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस लगाया, उसको बोलो मेरे से शादी करे, इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे। कोर्ट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स पर्सनल स्किल्स और विच आर ऑफ पर्सनल वायलेशन और नेचर, उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं देता है। जबरदस्ती इसको इससे शादी करने का कोर्ट डायरेक्ट नहीं करेगा। सो कॉन्ट्रैक्ट विच आर ऑफ पर्सनल नेचर और पर्सनल वायलेशन, उनमें कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट वही है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन पर्सनल वायलेशन, यानी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी। ये वाला पॉइंट पढ़ कनक। Where performance of a contract involves the performance of the continuous duty which court can't supervise, example, court of artistic interior decoration falls under this category. देखो ये और ये पॉइंट जो है ना, ये ऑलमोस्ट सेम ही है, इसलिए कोई जबरदस्ती अलग अलग पॉइंट बनाने का मतलब नहीं था। आ जाओ डायरेक्ट नेक्स्ट पॉइंट पे। Where contract is made by company beyond its power as laid down in the object clause of memorandum of association. देखिए इसी कंपनी ने क्या किया है, अपने एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके मिस्टर एक्स से कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? कि सर नहीं कर सकती। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ, ये एग्रीमेंट कैसा हुआ कि सर शुरुआत से गलत एग्रीमेंट हुआ, वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। मिस्टर एक्स इधर एक इसके खिलाफ कैसा ऑर्डर पास कर रहे हैं, वो ऑर्डर पास कर रहे हैं फॉर मतलब कैसा केस लगा रहे हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस लगा रहे हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस लगा रहे हैं कि नहीं इसको बोलो ये परफॉर्म करे। कोर्ट कभी भी गलत बात के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर देगा ही नहीं। गलत बात क्यों? क्योंकि वो कंपनी वो काम कर ही नहीं सकती थी, वो उसके एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके है। तो कोर्ट कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं देगा इस सिचुएशन में। नेक्स्ट पॉइंट। When one of the parties minor. जहां पर एक माइनर पार्टी और एक मेजर पार्टी के बीच में कोई एग्रीमेंट बन रहा है, अपन तो सब जानते हैं एज पर मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष केस, दिस एग्रीमेंट इज वॉइड ab initio। यहाँ पर मेजर माइनर के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस लगा रहा है तो भी कोर्ट डायरेक्ट नहीं करेगा माइनर को कि जाओ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो या एग्रीमेंट परफॉर्म करो। इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि एग्रीमेंट्स विद माइनर्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स। कोर्ट कभी भी यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने का माइनर को डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो सर इन सब केसेस में कोर्ट कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं देगा। इन सब केसेस में
वो दे सकता है। इट मे वर्ड ध्यान रखना, आप एज अ हक नहीं मांग सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज सूट फॉर इंजंक्शन। सूट फॉर इंजंक्शन, इंजंक्शन का मतलब होता है टू स्टॉप somebody फ्रॉम डूइंग समथिंग। इंजंक्शन वर्ड का मतलब होता है टू स्टॉप somebody फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो आप मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, तो मिस्टर वाई इनके ऊपर अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स सूट फॉर इंजंक्शन भी लगा सकते हैं टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग समथिंग। ईशा वांगड़, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ठीक है, टू स्टॉप somebody फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। रीज्वाइन करो सेम लिंक पे एंड देन वील स्टार्ट। सेम लिंक पे रिज्वाइन कीजिए।